नमस्कार, मैं शशांक वासने। स्वागत है आपका TV30 इंडिया के विशेष प्रोग्राम सुन लो नेताजी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हाथरस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनुराग अग्निहोत्री जी। अनुराग अग्निहोत्री जी अपने छात्र जीवन में लगातार सक्रिय रहे हैं और राजनीति की इनकी शुरुआत भी छात्र जीवन से ही हुई है, जो 2017 से 2019 के दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान शाहजहांपुर में विस्तारक भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद शशांक जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आपको दी है? जी, ये जिम्मेदारी तो ये है कि कोई जिम्मेदारी स्थायी नहीं है। पूर्व में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां रही हैं। हाल ही में वैक्सीनेशन का काम अब भी देख रहा हूँ पार्टी का। अब कहा है कि चुनाव के दौरान युवाओं की जिम्मेदारी दी है, तो इस काम को भी आगे करना है जैसे पार्टी का दिशा निर्देश रहेगा जी। यह थोड़ा सुखद अनुभव है पार्टी ने जिले में स्थापित किया है जी। जैसा कि आप एक युवा हैं जी, और आपको युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है जी, तो ऐसे में आपकी भविष्य की रणनीति क्या है? आप किस तरीके से युवाओं को अपने साथ लेकर चलेंगे? वही रणनीति है पूर्व में भी जैसी रही है कि क्योंकि अब आजकल देख रहे हैं आप कि जिस तरह का परिदृश्य है पूरे देश भर का, युवाओं के नेतृत्व में ही 2022 का हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी जी ने भी यही कहा है कि युवाओं के दम पर हम सरकार इस बार बनाएंगे और उसी के तहत अपना जो निर्देश होगा उसी के तहत कार्य करेंगे। जैसा भी फिर भी आपकी कोई योजना होगी, आप किस तरीके से मतलब युवाओं को साधेंगे? दरअसल छात्र राजनीति से जीवन में काम किया है। एक कॉलेज में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र राजनीति से जुड़ा जी। तो युवाओं में पहले से आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत अपना लगाव शुरू से रहा है। आज भी जिस तरह से बनने के उपरांत लोगों ने स्वागत वगैरह किया युवा साथियों ने, तो अपनी वहाँ पर पकड़ तो है ही पूरी तरीके से। दूसरा हमारा ये है कि हम जो नए युवा हैं, जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, पहले मैं एक बार SIM18 नाम के अभियान का संयोजक रह चुका हूँ जब विद्यार्थी परिषद में था जी। तो हमारा ये है कि जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको हम अपनी सरकार की उपलब्धियाँ योजनाएं बताएंगे, कैसे दूसरे लोगों ने गुमराह किया और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से आज देखिए कहीं भी चाहे एंटी रमियो स्क्वाड हो या किसी भी तरीके का जो माहौल पहले रहा करता था, छात्र जाते थे कहीं पढ़ने जा रहा है, डर का माहौल था, कैंपसों में बमबारी होती थी, बहुत बुरी स्थिति रही है। तो उससे जो योगी सरकार ने भयमुक्त वातावरण जो पूरे देश भर में खड़ा किया है, तो उससे युवाओं को भी पूरा लाभ मिल रहा है। केवल सरकार के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। चलिए अनुराग जी, आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। आपके छात्र जीवन से ही जुड़ा हुआ जी, आपको राजनीति की प्रेरणा किससे मिली और आपके राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु तो हमारा भारत माता हैं जी। और मैं नॉन पॉलिटिकल परिवार से आता हूं। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरा कोई राजनीतिक गॉडफादर है। एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से जुड़ा था। देखा जब मंच पे कि ये लोग अपनी हम उम्र के लोग कार्यक्रम करा रहे हैं, तो फिर विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और फिर उसके बाद संगठन में जितने भी लोग हैं सब लोगों ने सहयोग करके मुझे आगे बढ़ाया है। फिर भी आपको ऐसा कैसे लगा कि मैं आखिर धीमे धीमे छात्र जीवन से निकलकर थोड़े से मतलब जिले स्तर के इतने बड़े पद पर पहुंचूंगा? नहीं, मैंने कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना मैं विद्यार्थी परिषद के बारे में जानकारी नहीं थी मुझे। जब मुझे कॉलेज इकाई का अध्यक्ष बनाया गया तो बड़ा एक हास्य का विषय है। तो मैं जब कॉलेज इकाई का अध्यक्ष मनोनीत हुआ तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि वास्तविकता में ये सब है क्या जी। तो मैंने अपने घर जाके बताया कि मुझे कॉलेज का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो मेरे परिवार वालों ने मजाक किया कि बिना इलेक्शन तुम 9th में कैसे कॉलेज के अध्यक्ष बन गए। तो उसके बाद से फिर संगठन से मैंने बात की, मैंने भाई क्या है, तो सब संगठन तभी से सीखे और धीरे धीरे अपने जुड़ते चले गए और संगठन ने जिम्मेदारियां दी जैसा मैंने आपको बताया, तो उसी के थ्रू ढलता चला गया। मतलब मिशन कुछ और था, परिवार चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे परबाबा वैद्य थे तो परिवार की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन किस्मत में जो था उसी दिशा में बढ़ गया आगे। तो परिवार वालों ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया आपको? आज भी आपको पढ़ना चाहिए और आज भी नहीं करनी चाहिए? आज भी परिवार से जो है सभी की सहमति नहीं रहती है राजनीति के प्रति, लेकिन हाँ लोगों को ये जरूर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो काम कर रहा है तो केवल यही नहीं है कि केवल राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं या सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं या आजकल जो युवा में चलता है कि भौकाल के लिए राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से राजनीति करके मेरे व्यक्तित्व का भी विकास हुआ है। जैसे मैं आज आपके साथ बैठ के वार्ता कर पा रहा हूँ तो ये भी मुझे विद्यार्थी परिषद ने, RSS ने, भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया। तो मेरे व्यक्तित्व का विकास किया, इसलिए मेरा परिवार खुश है।
नॉन पॉलिटिकल है लेकिन इस चीज़ से खुश है। तो जैसा कि आपने बताया कि मेरी राजनीतिक गुरु भारत माता है जी, तो भारत माता के साथ साथ कोई ऐसा एक व्यक्ति भी होगा आपके जीवन में जिसने आपको प्रेरणा दी होगी, आपके आदर्श रहे होंगे? मेरे देखिए जो अभिभावक रहे हैं वे आज भी हैं और कोई एक संख्या में नहीं है। अगर मैं किसी एक को कहूँगा तो किसी दूसरे का। लेकिन ऐसा होता है ना, कुछ फिर भी एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने लिए काफी ज्यादा प्रिय होता है, गुरु की श्रृंखला में सबसे ऊपर होता है। मुझे सामूहिक रूप से बढ़ाया है और सभी लोगों का मेरे ऊपर पूर्ण आशीर्वाद रहा है, तो मैं किसी एक का नाम लेके दूसरे का अपमान नहीं कर सकता। जी। तो जैसा कि आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं जी, उनका आपके राजनीतिक जीवन में क्या योगदान रहा है? ये एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी। ये भी यहाँ सरस्वती, जब मैं विद्यार्थी परिषद में जिला संयुक्त था तो ये सरस्वती महाविद्यालय में ये पढ़ाई करती थी। तो एक छात्र राजनीति के आंदोलन के माध्यम से उस वक्त MWRD बहुत सारे परीक्षार्थियों के उसमें रिजल्ट में आया था। तो उस वक्त हम लोग BC आए थे उस वक्त के आगरा यूनिवर्सिटी के, तो उनका घेराव करने के लिए गए थे। तो ये भी आई थी, वहीं से इनके साथ छात्र राजनीति में काम किया। बाद में इनको छात्रा प्रमुख की भी जिम्मेदारी दी, फिर बाद कुछ समय बाद ये फिर अलग हो गई थी। लंबे समय जिनने काम नहीं किया, लेकिन हाँ विद्यार्थी परिषद में इन्होंने हमारे साथ काम किया। आंदोलन में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। 1-2 कार्यक्रम में भी SFD के माध्यम से कार्यक्रम रहे, उसमें रही। यही है। अनुराग जी, जैसा कि विपक्षी दल जो है भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर सवाल उठाते हैं कि वो युवाओं को रोजगार को लेकर दिग्भ्रमित कर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यदि ऐसे में ये क्वेश्चन आपसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप एक युवा हैं और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं जी। तो इस तरीके से युवा जो बेरोजगार भटक रहा है और जो दिग्भ्रमित है उसको आप किस तरीके से साधेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उन्हीं के नेतृत्व मार्गदर्शन में प्रदेश के योगी जी ने हमेशा से युवाओं को प्राथमिकता दी है। स्किल इंडिया में स्किल डेवलपमेंट पर हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। आज भी स्किल इंडिया के तहत MSME के तहत जितना युवाओं को अवसर मिल सकता है उतना भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देती रही है। हाँ, ये जरूर है कि दूसरे लोगों ने युवाओं को बरगलाने का काम किया है। आपके पास भी आंकड़े रहे होंगे कि पहले बताइए कि लैपटॉप बांटने का नाम लेते थे, खरीदे कुछ जाते थे, बेचे कुछ जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं कहा। पारदर्शिता, युवा ये स्वीकार करता है कि कथनियों करनी भारतीय जनता पार्टी की मंत्र नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ लोगों को जो तुरंत लाभ लेना चाहते हैं वो लोग यहाँ नहीं रह सकते। जो लोग धैर्यवान हैं, भारतीय जनता पार्टी में होगा तो सही, रोजगार मिलेगा तो सही, लेकिन अभी देर है। नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए, अभी हाथरस में ही आप देख लीजिए कितने लोगों का चयन हुआ। मुझे भी अभी सरकार ने नेहरू युवा केंद्र की चयन समिति में मुझे सदस्य मनोनीत किया था, तो उसमें भी हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि युवाओं को अवसर नहीं मिल रहा है। हाथरस से भी कई सारे लोग खेल मंत्रालय में भी जॉब में लगे हैं, हाथरस से भी लोग अच्छी सेवाओं में भाग ले रहे हैं। और अभी बागला इंटर कॉलेज में अभी हमारे मुख्यमंत्री जी की वहाँ से ऑनलाइन बैठकर उन्होंने कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। हमने केवल ये नहीं कहा कि नौकरियों की हमने भर्ती निकाली और घोटाला कर दिया, या 2 मैनपुरी और वहीं से 2 लोगों को हमने शामिल कर लिया, ऐसा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी में पारदर्शिता रही है, जातिवाद नहीं रहा है, कोई क्षेत्रवाद नहीं रहा है, और सब पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार है तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में बिना पारदर्शिता के आज आप कह सकते हैं। पहले होता क्या था, मैं युवाओं की आपको बताता हूँ कि अगर कोई मंत्री का रिश्तेदार है, कोई विधायक का भतीजा है तो वो बन जाएगा, या कोई विधायक जी को यहाँ के जाके कोई कहते थे कि चढ़ावा कर आएगा तो उसकी नौकरी लग जाएगी। आज आपको कोई पूरे उत्तर प्रदेश में कहने वाला ऐसा नेता नहीं मिलेगा कि मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा। युवाओं के टैलेंट की कद्र भारतीय जनता पार्टी ने की, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने की। चलिए, अगला सवाल अनुराग जी, जैसा कि 2017 विधानसभा चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 312 सीटें जीती जी और लगभग 61% भारतीय जनता पार्टी को वोट हासिल हुआ। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी वही प्रदर्शन दोहरा पाएगी? और उससे बेहतर करने का हम प्रयत्न करेंगे। चुनौती बड़ी है, पुराना जनादेश बहुत बड़ा है और ऐसी बात नहीं है कि उस जनादेश पे हम खड़े न उतरे हों। जनता ने जो हमसे अपेक्षाएं की थी उससे बढ़ चढ़ कर हमने किया है। और देखिए, पूरा देश भयमुक्त वातावरण में जी रहा है, तभी हर हाल किसान भी खुश है, युवा भी खुश है, शिक्षक भी खुश हैं। लेकिन लगातार विपक्ष तो रोजगार के मुद्दे को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार की संभावना मैंने आपको पूर्व में भी बताया, जितनी भारतीय जनता पार्टी ने अपार संभावनाएं की और टैलेंट की कदर की स्किल इंडिया के माध्यम से, ये कभी नहीं कर सकते थे। उनका एक ही मोटो रहता था कि इतनी भर्ती होंगी और टारगेट उसमें उतना पूरा करना है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, टैलेंट को सम्मान दिया और रोजगार के साथ साथ जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो
केवल नौकरी से ही रोजगार नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने तय किया कि अगर आपकी रुचि किसी और में भी है तो स्किल इंडिया के तहत, MSME के तहत उसको लोन भी दिलाया जाएगा। जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है वहाँ के उसको साधन संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। और उसकी खेल में रुचि है तो भी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था जी कि देश में युवा जो बेरोजगार है जी पकौड़े भी तल सकते हैं। देखिए इस तरीका से कुछ ऐसा है, कुछ बयान आया था लोगों ने, तो इसको क्या आप मानते हैं, कैसा रोजगार ऐसा मानते लोगों हैं के इसको? पास विषय नहीं है मोदी जी की निंदा करने के लिए। जब उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उनके पास किसी भी प्रकार का जब आरोप नहीं तय कर पाते हैं तो वो उनकी बातों को किसी तरीके से पेश करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी का केवल एक ही संदेश था कि यदि हमारे देश में कोई टैलेंट है, कोई आदमी है ना, हर व्यक्ति नौकरी ही नहीं करेगा। कुछ लोग होंगे उनके अंदर दूसरी तरीके का टैलेंट है, कोई नए नए इनोवेशंस के लिए हमारे प्रधानमंत्री हर किसी को बढ़ावा देते हैं। वो खिलाड़ी है, वो खेल में उसकी रुचि है, हमारी सरकार प्रोत्साहन कर रही है। कोई है उसने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया है, हम उसको पूरे देश स्तर तक लॉन्च भी कराते हैं, सरकार मदद करती है। कितने ही हजारों लाखों युवाओं को MSME के तहत लोन दिया गया है। अभी भी आप बताइए कि कोई अगर कहाँ ऐसा है कि जहाँ पर युवाओं के लिए कोई युवा कहे कि मेरे पास ये अपना पूरा एक बनाया हुआ है प्रोफाइल और मैं ये काम करना चाहता हूँ, वो जहाँ भी जाएगा मुद्रा योजना के तहत उसको लोन मिलेगा, उसको सरकारी मदद मुहैया कराएगी और हमारे जनप्रतिनिधिगण भी उनको अपनी ओर से भी जितना हो सकता है बेस्ट मदद कराने का प्रयास। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि विपक्षी पार्टियां अगर इनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो ये ऐसे ही कोई विपक्ष के पास जब मुद्दा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कमियां निकालने के लिए प्रयत्न करती रहती हैं। जब उनका समय था तो उन्होंने क्या किया? आप ऐसा मुझे कोई भी उनके द्वारा एक कार्य बता दीजिए जो उन लोगों ने किया हो और जिसमें घोटाले का आरोप न लगाओ या उनका खुद का हित न दिखाओ। अभी आप देखिए कोरोना काल में मैं भी वैक्सीनेशन अभियान का संयोजक था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं होते इस वक्त देश के प्रधानमंत्री तो कोरोना काल में किस तरह की स्थिति होती, क्योंकि लोग कोरोना में वैक्सीनेशन कर भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। कुछ लोग उनको भी रोल मॉडल मानते होंगे, तो युवाओं को बताओ किस अंधकार में उनकी ज़िंदगी पे आप रिस्क लेने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसी उम्मीद उनसे नहीं थी कि जिस तरह के बयान वो देंगे, लेकिन सोचिएगा आप युवाओं को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी जी, बीमार रहते हुए भी वर्चुअल बैठक करके वो एक दिन भी शांत नहीं बैठे। पॉजिटिव आने के बावजूद उन्होंने 24 घंटे में से 20 घंटे काम किया। अगला सवाल प्रदेश स्तर को लेकर ही है जी। जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस समय दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव 2022 में 400 से अधिक सीटें जीतेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो गलत कह रहे हैं, उनको कहना चाहिए कि 404 जीतेगी। ऐसा है जब उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहता तो कभी कभी अति उत्साह में आके कुछ भी बोल जाते हैं। अगर ऐसा उन्होंने कहा, ये बयान मैंने नहीं सुना है, जो बयान मैंने नहीं सुना है, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और वो कह रहे हैं कि 400 जीतेंगे, मैंने ये बयान नहीं सुना है, लेकिन ये तय है कि ये अति उत्साह में आके और बेबुनियाद बयान है। क्या ऐसा हो सकता है जैसे कि वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो इस तरीका का बयान दे सकते हैं वो? देखिए, मैं शाहजहाँपुर में विस्तारक रहा, वहाँ हमारे 8 बार से विधायक हैं माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री हैं। अभी पिछले 2 वर्ष पहले उनका भी एक बयान आया था कि न खंजर उठेगा न शमशीर उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। एक बार वहाँ भी चुनाव लड़ने की कोशिश किए हैं। तो ऐसा है कि ये बेबुनियाद बयान तब तक देंगे जब तक इनकी दाल नहीं गलती। और ये तय है कि हम सेवा ही संगठन के तहत तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनके पहले के कार्य रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी पुरजोर मेहनत से करेगा। और युवा मोर्चे जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जिले में भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें जीतकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए हमारा मुख्यमंत्री रिपीट होगा और इनको जनता के साथ खिलवाड़ करने का मौका, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य? ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का डिसीजन है। हम लोग कार्यकर्ता हैं और हमें कार्य करना है। जी, एक सवाल और अनुराग जी, जैसा कि आप ब्राह्मण हैं जी, और पिछले कुछ समय से लगातार ब्राह्मण के ऊपर एक राजनीति चल रही है कि सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं? सरकार में आप मंत्री उठा, विपक्षी पार्टियां ये सवाल आरोप लगा रही हैं। हमारी पार्टी से ज़्यादा कभी किसी सरकार में मंत्री रहे, हमारी सरकार में इतने सारे मंत्री हैं। हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को भी अब बनाए गए हैं। ऐसा कोई ये विषय नहीं है, लोगों को केवल भ्रमित करने का विषय है
कि सरकार, तो आप ये जरूर है कि ये हमारी जो सरकार है, ब्राह्मण है और आप अपने जो ब्राह्मण समाज है उसको आप ये चीज़ बताइए। ये जरूर बिल्कुल बता रहे हैं, हम तो कहीं कह ही नहीं सकते कि हमारा कोई भी ब्राह्मण नाराज है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, जब मैं नाराज नहीं हूँ, मेरा परिवार नाराज नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ब्राह्मण नाराज है। लेकिन ये बात सत्य है कि हम लोग जातिगत राजनीति नहीं करते, हम लोग सबको साथ सबके विकास की बात करते हैं। और हमारा मिशन वही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि अंत्योदय की परिकल्पना के साथ पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान हो। और आप देख सकते हैं जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक मिला। हमने जाति तो छोड़ी, हमने धर्म तक नहीं देखा। फिर भी आपको कुछ ऐसा कोई रीज़न लगता है जिससे विपक्षी पार्टियां आगे सवाल खड़ा कर रही हैं कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है? अगर इसके पीछे कुछ ना कुछ रहा होगा, जब तक आग नहीं लगती धुआं नहीं उठेगा, तो इसके पीछे आपने क्या मतलब वो निकाला? जी बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो वो वैक्सीनेशन पर भी प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो देश की जो सबसे बड़ी उपलब्धियाँ हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी वो सबूत मांगने लगते हैं। उनके पास जब विषय नहीं होता तो कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं। अभी एक पार्टी यहाँ पर हाथरस में एक सम्मेलन करने जा रही थी, वो सम्मेलन कैंसिल हो गया। तो आप जान सकते हैं कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से कितना खुश है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अनुराग जी, TV30 इंडिया के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सब युवाओं को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सब ये हम बचपन से छात्र जीवन से सीखे हैं। और आप लोगों को अपने भविष्य का ख्याल रखते हुए साथ साथ देश समाज में क्या हो रहा है इसके प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमारा जॉब में रुचि है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने 100% मतदान की ओर बढ़ें। अगर युवा 100% मतदान कर जाएगा जी, तो ये निश्चित रूप से तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 50 साल में भी नहीं जाने वाली है। और युवाओं ने पहले सरकार बनाई, युवा ही पुनः बनाएगी। अपने क्षेत्र में जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन समाज के प्रति अपने अंदर संवेदना रहना चाहिए। और ये इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है, उस सेवा ही संगठन के तहत हम लोग सभी लोगों से अपील कर रहे हैं। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं है, सभी लोगों को, युवाओं की एक जिम्मेदारी है कि इस वक्त सेवा भाव से औरों का भी हित हो, जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। इस ध्येय को लेते हुए समाज के लिए अपनी संवेदनाएं बरकरार रखिए। बाकी अपने जिस क्षेत्र में रुचि है, आज देखिए ओलंपिक में हमारे इतने खिलाड़ी जहाँ लौट के आए, मेडल लेके आए, पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चीयर फॉर इंडिया के तहत युवा मोर्चा ने सभी का उत्साहवर्धन किया। तो हमारा यही सबसे युवाओं से मेरी अपील भी है और मेरा निवेदन भी है कि वे सभी लोगों को प्रेरित करें कि सेवा भाव से समाज के प्रति अपने अंदर संवेदना बनाए रखें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जी जी। तो इस तरीके के और प्रोग्रामों को देखने के लिए देखते रहें सुन लो नेताजी।